गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 16 मार्च और आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे विश्व का सबसे तेज एकल शॉट जो लेज़र कैमरा है ये किसने बनाया है। CO2 आयात करने और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है। कलकक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व ये इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, जानेंगे इसके बारे में। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस समय यह न्यूज़ में है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है। एक्सरसाइज ला परोस के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है। भारत ने अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है, डिस्कस करेंगे। फरवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है ये किसने जीत लिया है। बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है, जानेंगे। स्टैटिक जी के जीएस क्वेश्चन में आज का हमारा टॉपिक होगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से बनने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस आज के सेशन में रिवीजन करेंगे। साथ ही में कल की क्लास का क्विक रिवीजन भी आप सभी को कराया जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में। विश्व का सबसे तेज एकल शॉट लेज़र कैमरा किसने बनाया है। तो फ्रेंड्स, आंसर करेंगे आप सभी, इस कैमरे को किसने बनाया है। इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है कि CO2 आयात करने यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है। फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क। आखिर क्या परियोजना है डेनमार्क की, डिस्कस करेंगे इस परियोजना के बारे में। तो देखिए, डेनमार्क ने उत्तरी सागर के नीचे 1800 मीटर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, इसमें क्या किया जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2 है, डेनमार्क द्वारा ये दूसरे देशों से आयात की जाएगी, फिर इसे स्टोर करके कहाँ पर रखा जाएगा, तो समुद्र के नीचे रखा जाएगा, यानी कि उत्तरी सागर में इसे रखने की परियोजना बनाई गई है। किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। साथ ही में इस परियोजना के बारे में ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि CO2 कब्रिस्तान क्या है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये परियोजना डेनमार्क के ही द्वारा शुरू की जा रही है। ग्रीन सेट परियोजना के तहत उत्पादन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा को कम करने में मदद करने के लिए CO2 को जमीन में जमा किया जाएगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कौन सी कंपनियां इसके लिए मिलकर काम करेंगी। तो दो कंपनियों के नाम आपको याद रखने हैं, इनिओस और विंटर्स हॉल। ये दोनों कंपनियां मिलकर इसके लिए काम करेंगी जो कि CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करेंगी। उम्मीद है कि 2023 तक 8 मिलियन CO2 प्रति वर्ष समुद्र तले स्टोर किया जाएगा और ऐसा करने वाला डेनमार्क पहला देश है। तो ये क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। डेनमार्क की लोकेशन आप सभी देख सकते हैं, ये है जो ग्रीन कलर से एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डेनमार्क है फ्रेंड्स, है ना। और ये कहाँ पर स्टोर करेगा, तो उत्तरी सागर में। डेनमार्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आधिकारिक नाम डेनमार्क साम्राज्य है। सरकार का स्वरूप यहाँ पर है संवैधानिक राजतंत्र है। राजधानी कोपेनहेगन है। वर्तमान में यहाँ की PM है मेटे फ्रेडरिक्सन। आधिकारिक भाषा यहाँ की डेनिश है और मुद्रा यहाँ की है क्रोन। डेनमार्क के बारे में और आपको क्या याद रखना है, तो डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है, तो ये जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तमिलनाडु और डेनमार्क ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है, तो याद रखेंगे ये मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ मिलकर। आगे डिस्कस कर लेते हैं दुनिया का पहला लेटेस्ट करंट अफेयर। याद होगा आप सभी को कि दुनिया की सबसे लंबी जो पैसेंजर ट्रेन है ना, ये किसने चलाई थी, स्विट्जरलैंड ने।
याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र किसने चालू किया है? तो ये अडानी ग्रीन के द्वारा शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि हस्तलिखित ग्रंथालय ये किस राज्य में बन रहा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये गुजरात में है। भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इसे अच्छे से याद कर लेंगे, ये आर्मेनिया है। दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? स्कॉटलैंड में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाई गई है, जो कि दुनिया की पहली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो पीडीएफ है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ के अलावा आपको डेली क्विज भी आपको टेलीग्राम पर कराए जाते हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। अगला सवाल है कि खबरों में रहा कलकक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, मुंडनथुराई जो टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु में है, और ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में यहाँ पर भारत में पहली बार एक दुर्लभ कीट की प्रजाति पाई गई है, यानी कि देखी गई है। इसे आखिरी बार 127 वर्ष पहले वर्ष 1893 में श्रीलंका में देखा गया था। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनने की जो संभावना है वो ये है कि जो कलकक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आप याद रखेंगे ये तमिलनाडु में है, और साथ ही में याद रखना है कि तमिलनाडु का पहला टाइगर रिजर्व है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि किस टाइगर रिजर्व में हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया गया था? तो ये अनामलाई टाइगर रिजर्व में किया गया था। भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, और रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है ये आपको कमेंट्स करके बताना है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये आता है राजस्थान राज्य में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। नामदफा टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में है। प्रोजेक्ट टाइगर याद रखेंगे 1973। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कैलाश सांकला को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? तो याद रखेंगे पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, और दूसरे स्थान पर आता है कर्नाटक। विश्व में जो विश्व बाघ दिवस है कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो फ्रेंड, चक्रवात जो फ्रेडी है इसने भारी मात्रा में तबाही मचाई है। कहाँ पर? मलावी में। मलावी कहाँ पर आता है? तो याद रखेंगे ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी अफ्रीका में। आगे मैप में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में फ्रेडी चक्रवात आया है, और इसने मलावी और मोजाम्बिक दोनों देशों को प्रभावित किया है। फ्रेडी चक्रवात की जो शुरुआत है ये फरवरी में ऑस्ट्रेलिया से हुई थी, फिर यह पूरे दक्षिण हिंद महासागर को पार करके यहाँ पर पहुँचा। तो मलावी की जो लोकेशन है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। याद रखें, देखिए ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर के जस्ट आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर मलावी, और फिर आपको दिखाई देगा मोजाम्बिक। मलावी और मोजाम्बिक ये दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश हैं। चक्रवात से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि चक्रवात ग्रेवियल ये सुर्खियों में था, किस देश से संबंधित है? तो ये न्यूजीलैंड में आया था। बम चक्रवात किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका में आया था। चक्रवाती तूफान को चक्रवात मंडोस नाम किसने दिया था? संयुक्त अरब अमीरात ने। वर्ष 2022 का जो पहला चक्रवाती तूफान था इसका नाम था असानी। असानी नाम किसने दिया था? तो इसे श्रीलंका के द्वारा दिया गया था। अक्टूबर के महीने में बांग्लादेश के तट से टकराने वाला चक्रवात शतरंज का नाम किसने दिया था? थाईलैंड ने। खबरों में रहा नान मडोल क्या है? तो ये भी एक तूफान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो रेशम उत्पादकों के लिए जो बीमा योजना शुरू की गई है ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने हाल ही में इसकी घोषणा की है।
इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो क्षेत्र में रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देना है। 4 जिलों में इसकी शुरुआत पहले की गई है, जिसमें शामिल है देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल। अगला सवाल है कि वर्ष 2023 में भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन की कौन सी वर्षगांठ है? तो देखिए, वर्षगांठ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछ लेगा एग्जाम में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, या फिर 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 2023 में जो वर्षगांठ मनाई गई है ये 30वीं है। ये आप याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले जानेंगे 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज संस्थान का गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया था। आई होप ये तो आप सभी को याद होगा। संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 9, अच्छे से याद कर लेंगे। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधान इस भाग में शामिल हैं, भाग 9 में। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई यानी कि 11वीं अनुसूची भी शामिल की गई थी। इसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं 74वें संविधान संशोधन के बारे में। तो पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान 74वां संशोधन अधिनियम के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकारों का गठन वर्ष 1992 में किया गया था। 1 जून 1993 से ये लागू होता है। संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो देखिए, पंचायत से संबंधित भाग 9 याद रखेंगे और नगर पालिका से संबंधित भाग 9A आपको याद रखना है। आर्टिकल 243B से लेकर 243ZG तक है। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? तो इससे संबंधित है 12वीं अनुसूची। 11वीं पंचायती राज से और नगर निकायों से संबंधित कौन सी है? तो याद रखेंगे 12वीं अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार ये रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की गई है और 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा है? तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में जो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश रहा है वो चाड रहा है। चाड भी कहाँ पर आता है? तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भारत इस रिपोर्ट में किस स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, भारत 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है इस रिपोर्ट में। पिछले साल भारत 5वें स्थान पर था, लेकिन इस साल 8वें स्थान पर है 2022 का। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 50 शहरों में 39 जो हैं वो भारत के ही हैं फ्रेंड्स, है ना। चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, भारत, मिस्र, तजाकिस्तान सब शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित देश है। जैसा कि आप सभी इस लिस्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, ये रैंक 10 तक दी गई है। पहला आपको याद रखना है और साथ ही में भारत की रैंकिंग आपको याद रखनी है। भारत 8वें स्थान पर है। चार्ट की लोकेशन देखेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि एक्सरसाइज ला पेरोस के तीसरे संस्करण का जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ला पेरोस, आयोजन तो इसका हिंद महासागर में किया गया है, लेकिन किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रांसीसी सेना के द्वारा किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो बहुपक्षीय ये युद्ध अभ्यास है जिसका आयोजन हिंद महासागर में हुआ है और इस युद्ध अभ्यास में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी, यूनाइटेड स्टेट नेवी और भारतीय नौसेना ने इसमें भाग लिया है, यानी कि ये बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। तो हिंद महासागर की लोकेशन आप सभी देख सकते हैं। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। अगला सवाल है कि भारत ने अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो समझौता है ये भारत ने स्वीडन के साथ किया है और इसका जो उद्देश्य है वो अनुसंधान संस्थानों के बीच अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है। अगला सवाल है कि बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स ये ट्रॉफी इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि भारत ने लगातार 4थी बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह ट्रॉफी जीत ली है और इसका जो फाइनल हुआ था ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम है वहाँ पर ये आयोजित किया गया था। अच्छा, ये ट्रॉफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं
एंथनी अल्बनीज ने भी भाग लिया था और भारत के प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हुए थे, यानी कि नरेंद्र मोदी जी। तो इस ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, याद रखेंगे आप सभी। कप्तानी किसने की थी? तो रोहित शर्मा जी के द्वारा की गई थी। फाइनल याद रखेंगे अहमदाबाद में खेला गया है और लगातार चौथी बार भारत ने इस खिताब को, यानी कि इस ट्रॉफी को जीत लिया है। इस ट्रॉफी की जो शुरुआत है, ये डेट आपको याद रखनी है, 1996 में की गई थी। आगे डिस्कस करेंगे परीक्षा उपयोगी कुछ ट्रॉफी और कप के बारे में। आगा खां कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सी के नायडू जो ट्रॉफी है, इसका संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अब आप मुझे बताइए कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? डूरेंट कप, फीफा वर्ल्ड कप, बेगम हजरत महल कप, रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, इन सब का संबंध फुटबॉल से है। उबेर कप, एशिया कप, SR रुइया कप और थॉमस कप, नारंग कप, ये सभी किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है, ये किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड है ना, ये हैरी ब्रूक ने जीत लिया है, जिन्हें आप सभी देख सकते हैं। तो ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इंग्लैंड के युवा क्रिकेटर हैं हैरी ब्रूक, जिन्होंने जीत लिया है। महिलाओं में अगर पूछें तो महिलाओं में आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के एस्ले गार्डनर हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे तेज एकल शॉट लेजर जो कैमरा है, इसे किसने बनाया है? तो दो देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे तैयार किया है, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब डिस्कस कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्नों के बारे में। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति HJ कानिया। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? M फातिमा बीबी। आर्टिकल 124 क्या है? तो भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान देता है? आर्टिकल 129। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कल के सेशन का रिवीजन कर लेते हैं। तो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में पहली मेथनॉल से चलने वाली बस है, इसका अनावरण किया है? बेंगलोर में। आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षेत्रीय आरक्षण देने का जो प्रस्ताव है, इसे मंजूरी किसने दे दी है? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मान दिया जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी को। नदियों के लिए कार्रवाई का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, कब मनाते हैं? 14 मार्च को। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की 18वीं बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये जो बैठक है, ये कहाँ पर आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए जो भारत के राजदूत हैं, कौन नियुक्त हुए हैं? तो याद रखेंगे, इनका नाम है श्रेया घोड़ावत। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है रेडियो GPT। किसे हाल ही में LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा किसने दिया है? RBI ने। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे, आंसर देख लेते हैं एक एक करके।
तो एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? सही आंसर था ऑप्शन बी, 8 मार्च। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सरोजनी नायडू। H1N1 वायरस का उल्लेख कभी कभी समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में दिया जाता है? स्वाइन फ्लू। राइट आंसर ऑप्शन डी। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला सवाल है कि सिगमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीत ली है? कावेरी जब तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो वह कौन सा जलप्रपात बनाती है? निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का नहीं? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।